Hi friends, in this video we'll study the question answers along with the tips of chapter 1 Rise of British Rule in India. This is of standard 9 SS subject NCERT GSEB syllabus. दोस्तों इस वीडियो में हम प्रश्न और उसके उत्तर के बारे में जानेंगे टिप्स के साथ में। ये 9वीं कक्षा का पहला चैप्टर है राइज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया GSEB NCERT सिलेबस में से SS सब्जेक्ट का। So friends, as far as the chapter is concerned, we've already explained you the chapter. I'm sure you've gone through the chapter and most of the doubts are cleared. Over here we'll start with the question answers. दोस्तों जहाँ तक पार्ट का सवाल है, ये पार्ट ऑलरेडी मैंने आपको वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। आशा करता हूँ आपके सारे डाउट्स वहाँ क्लियर हो गए हैं। यहाँ हम इन क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढेंगे जो चैप्टर के एंड पर है। फ्रेंड्स, विथ ऑल माई एक्सपर्टीज़ एंड नॉलेज आई हैव ट्राइड टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर. आई एक्सपेक्ट यू टू प्लीज़ लिसन टू इट एंड गो थ्रू इट केयरफुली. दोस्तों, अपने सारे अनुभव से मैंने इन प्रश्नों के उत्तर देने का यहाँ प्रयास किया है. आशा करता हूँ आप ध्यानपूर्वक इनको सुनिएगा. Friends, before we continue with this chapter, I request you to please subscribe with our channel ज्ञान गुरुवाणी. दोस्तों, इस पार्ट में आगे बढ़ने से पहले मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारी चैनल ज्ञान गुरुवाणी के साथ सब्सक्राइब कीजिए. तो सब्सक्राइब करने के लिए मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ. जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए. जल्दी चलो. 5 4 3 2 1 0. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट दोस्तों. चलो आगे बढ़ते हैं पार्ट में. आंसर द क्वेश्चंस ब्रीफली. दोस्तों, इन क्वेश्चन को हमको ब्रीफ में आंसर देना है. नाउ देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंस फॉर दिस वर्ड ब्रीफ. ये वर्ड ब्रीफ का एक अपना महत्व होता है. हमको ऊपर ऊपर से आंसर्स नहीं देने हैं. डिटेल में भी देने हैं आंसर्स और उतने डिटेल में भी नहीं देने हैं. फ्रेंड्स, वी आर सपोज टू गिव दिस आंसर इन अ ब्रीफ मैनर विच शुड नॉट बी इन कंप्लीट डिटेल बट इट शुड कवर मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स. दैट्स द रीजन द वर्ड ब्रीफली इज यूज्ड ओवर हियर. Question number 1. Europeans felt the need to discover a new sea route to India. Explain the statement. पहला प्रश्न है, यूरोपियंस को ज़रूरत पड़ी एक नए समुद्र राह की जो भारत तक जाए. इस वाक्य को हमको एक्सप्लेन करना है. So friends, over here we'll try to explain the reason why exactly they felt the need to search a new sea route and what happened to the old sea route. तो यहाँ हमें ये आंसर देना है कि पुराने सी रूट को क्या हो गया कि वो बंद हो गया या नहीं था, या नया सी रूट चुनने का रीज़न क्या था, वजह क्या थी. सो द आंसर इज़ इंडियन स्पाइसेस हैज़ अ लॉट ऑफ डिमांड इन यूरोपियन कंट्रीज़. यूरोपियन देशों में भारतीय गर्म मसालों का बहुत ही डिमांड था. स्पाइसेस कहते हैं उन्हें. ओके. ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूरोप वॉज कैरिड वाया सी रूट थ्रू कॉन्स्टेंटिनोपोल. अब ये समुद्र रास्ते से कॉन्स्टेंटिनोपोल होके भारत और यूरोप के बीच में का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था वो इसी रास्ते से होता था, जो कॉन्स्टेंटिनोपोल से जाता था ये रास्ता. इन 1453 AD द टर्किश मुस्लिम हैज कैप्चर्ड कॉन्स्टेंटिनोपोल, इस्तांबुल एंड क्लोज दिस सी रूट फॉर द यूरोपियंस फॉर एवर. सन 1453 में टर्किश मुसलमानों ने कॉन्स्टेंटिनोपोल, जो इस्तांबुल नाम की जगह है, उसको अपने कंट्रोल में ले लिया था और हमेशा के लिए यूरोपियंस का वहाँ से आना जाना बंद कर दिया था. तो वो सी रूट जो था, जो कॉन्स्टेंटिनोपोल होकर यूरोप जाता था और वहीं से वापस इंडिया आता था, उस सी रूट को उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया. तो वहाँ से यूरोपियंस का हमेशा आना जाना बंद हो गया. सिंस द यूरोपियंस कुड नॉट डू विदाउट इंडियन स्पाइसीज दे वर कंपेल्ड टू सर्च फॉर अ न्यू सी रूट टू इंडिया. अब ये यूरोपियंस जो थे वो भारतीय गर्म मसालों के बिना उनका चलता नहीं था, इसलिए उनको दूसरा रास्ता ढूंढना ही पड़ा. उनके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए दे हैड टू सर्च अ न्यू सी रूट टू इंडिया. यहाँ हमारे पहले प्रश्न का जवाब खत्म होता है. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट रिफॉर्म्स डिड डलहौजी ब्रिंग अबाउट. दूसरा प्रश्न है, डलहौजी ने क्या सुधार लाए. यहाँ हमको ये बताना है कि डलहौजी जब गवर्नर जनरल बने भारत के, तो उन्होंने क्या क्या परिवर्तन समाज में या सरकार के लिए या पूरे भारत में लाए. तो ये हमको आंसर ब्रीफ में देना है वापस. आंसर, डलहौजी नोन एज अ लिबरल गवर्नर जनरल केम टू इंडिया इन 1848. डलहौजी जो एक लिबरल गवर्नर जनरल के नाम से प्रख्यात थे, वो भारत में 1848 में आए. द फर्स्ट इंडियन रेलवे लाइन इन इंडिया फ्रॉम मुंबई टू थाने, वायरलेस सिस्टम बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, इंग्लिश एजुकेशन एक्सेट्रा वर ऑल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग हिज टेन्योर. पहली भारत की रेलवे लाइन जो मुंबई और थाना के बीच में थी, वायरलेस सिस्टम भारत और इंग्लैंड के बीच में, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का स्थापना
और इंग्लिश एजुकेशन, ये सारी चीज़ें उन्हीं के शासन के दरमियान, गवर्नर जनरल डलहौजी के शासन के दरमियान ही शुरुआत हुई इसकी। ही ऑल्सो पास्ड लॉज टू बैन चाइल्ड रीमैरिज एंड अप्रिशिएटेड विडो रीमैरिजेस। उन्होंने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून भी बनाए और लिबरल होने की वजह से उनका ये मानना था कि विधवाओं की फिर से शादी होनी चाहिए, इसलिए वो इस चीज़ को बढ़ावा भी देते थे। If you have watched my videos before in the previous chapters, I have explained that whatever reforms the Britishers brought in India were only for their betterment and not for the Indians. मैंने अपने वीडियोस में कुछ पार्ट में ये बताया है मेरे तरफ से कि जो भी बदलाव, जो भी सुधार अंग्रेज़ भारत में लाए वो उनके फ़ायदे के लिए था, भारतीयों के नहीं। तो ये जितने भी रेलवे लाइंस बनी, वायरलेस सिस्टम्स बने, इंग्लिश एजुकेशन आया, ये सारी चीज़ वो अपने फ़ायदे के लिए कर रहे थे, ना कि भारत में कुछ बदलाव लाने के लिए। सो प्लीज़ कीप दिस इन माइंड। तो ये प्लीज़ अपने दिमाग में रखिएगा, इस चीज़ को आपको आंसर्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ डोंट मेंशन दिस इन दी आंसर्स, दिस इज़ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर मी टू टेल यू समथिंग एक्स्ट्रा। Question 3. What were the important terms and conditions of the subsidiary alliance system? Subsidiary alliance system के important यानी महत्वपूर्ण terms और conditions क्या थे? Following were the important terms and conditions of the subsidiary alliance system. Subsidiary alliance system के नीचे के हिसाब से जो दिए गए हैं ये important terms and conditions थे। The army trained by the East India Company government will be provided to the state that accepts the system. जो राज्य ये सिस्टम को एक्सेप्ट करेगा उनको एक ट्रेंड आर्मी ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नमेंट के द्वारा एक ट्रेंड आर्मी दी जाएगी। द आर्मी विल प्रोटेक्ट द स्टेट फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल अटैक्स। ये आर्मी बाहर के और अंदर के अटैक से, हमलों से उस राज्य को बचाएगी। सेकेंड पॉइंट, इन रिटर्न द स्टेट एक्सेप्टिंग द सिस्टम विल प्रोवाइड द आर्मी और गिव अवे प्रोविंस विद इक्वल इनकम टू द ब्रिटिश। जो राज्य ये सिस्टम को एक्सेप्ट करेगा उसके बदले में इस आर्मी को या तो वो पगार देगा या उतने ही मूल वाला कोई हिस्सा, अपना थोड़ा सा प्रोविंस, कोई हिस्सा वो ब्रिटिश को दे देंगे। विदाउट द परमिशन ऑफ द कंपनी द स्टेट विल नॉट वेज अ वॉर और साइन अ ट्रीटी विद अदर स्टेट्स। कंपनी के परमिशन के बगैर वो राज्य जिसने ये सिस्टम एक्सेप्ट किया है वो दूसरे राज्य पर या दूसरे छोटे छोटे रजवाड़ों पर हमला नहीं करेगा और दूसरे राज्य के साथ कोई समझौता या कोई अग्रीमेंट भी नहीं करेगा। देयर विल बी वन इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव इन दी स्टेट असेंबली। स्टेट असेंबली में एक ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव हमेशा हाजिर रहेंगे। अदर फॉरेनर्स नॉट टू बी एम्प्लॉयड इन दी स्टेट। उस राज्य में किसी और विदेशी को नौकरी नहीं मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 4. विच स्टेट्स वर अनेक्स्ड अंडर डलहौजीज पॉलिसी ऑफ अनेक्सेशन? डलहौजी की अनेक्सेशन पॉलिसी के तहत कौन से स्टेट्स उनके अंडर अनेक्स हो गए? आंसर, डलहौजीज annexation policy had 5 parts to which different states fell prey to, which were as follows. डलहौजी की annexation पॉलिसी में 5 हिस्से थे जिसके शिकार अलग अलग स्टेट्स बने, जो नीचे के हिसाब से हैं। annexation by war, पंजाब और पेरू। वॉर के annexation के द्वारा पंजाब और पेरू उसके शिकार बने, जो आज लोअर बर्मा कहलाता है। annexation ड्यू टू किंग डाइंग विदाउट एन हायर, कोई राजा अपने आने वाले संतान के बगैर या बिना संतान मर जाता है तो उनमें कौन से राज्य थे? सातारा, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, बघात और नागपुर। झांसी की स्टोरी हम जानते हैं ऑफकोर्स। annexation टू प्रीटेक्स ऑफ मिसमैनेजमेंट, अगर मिसमैनेजमेंट है तो उसके वजह से अवध वॉज दी प्रे टू इट। annexation ऑन प्रीटेक्स ऑफ डेप्ट कलेक्शन, डेप्ट कलेक्शन अगर में उसमें कोई annexation पॉलिसी के अंदर कौन से आए तो निज़ाम्स, वरद प्रोविंस। एंड annexation टू एंड और नेमसेक रूल, नेमसेक रूल खत्म करने के लिए कौन से स्टेट्स आए? कर्नाटका एंड तंजौर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। अभी इन प्रश्नों के जवाब हमको डिटेल में देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गिव ब्रीफ इन्फॉर्मेशन अबाउट बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी के युद्ध के बारे में ब्रीफ इन्फॉर्मेशन देना है, लेकिन ये क्वेश्चन डिटेल में समझाना है। सो द आंसर टू इट इज़ द बंगाल स्टेट वॉज रूल्ड बाय नवाब सिराजुद्दौला। बंगाल का जो राज्य था वो सिराजुद्दौला जो नवाब थे उनके शासन के अंदर वो चल रहा था। बिकॉज ऑफ हिज इम्पल्सिव नेचर ही हैड फ्यू ओपोनेंट्स इन दी स्टेट। उनके एकदम इम्पल्सिव नेचर की वजह से एकदम तड़क भड़क डिसीजन लेते थे, वैसा उनका इम्पल्सिव नेचर था। इसके वजह से उनके ओपोनेंट्स भी थे, कुछ लोग उनके विरोधी भी थे। ड्यूरिंग दिस टाइम
The British East India Company built a fortress around the trade center in Kolkata on the pretext of security reasons without taking the permission of the Nawab. अब इसी दरमियान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोलकाता के इर्द गिर्द एक फोर्ट्रेस बनाया। फोर्ट्रेस मतलब एक घेराव बना दिया जिसको वो प्रोटेक्ट करना चाहते थे, लेकिन इस घेराव में सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उन्होंने घेरा बनाया, किलाबंदी कर दी, नगरबंदी कर दी उसको, लेकिन ये उन्होंने की नवाब के परमिशन के बगैर। लेटर नवाब डिस्ट्रॉय दिस फोर्ट्रेस। अब ये पूरी किलेबंदी जो थी वो पूरे नवाब ने उसको पूरे के पूरा तहस नहस कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। व्हेन दिस न्यूज़ रीच मद्रास चेन्नई, अ स्मॉल आर्मी ऑफ द कंपनी लेड बाय रॉबर्ट क्लाइव रीच बंगाल इन ऑर्डर टू हेल्प द कोलकाता ट्रेड सेंटर। जब ये फोर्ट्रेस तोड़ने के समाचार मद्रास पहुँचे, जो आज चेन्नई कहलाता है, एक छोटा सा टुकड़ी, छोटी सी आर्मी की टुकड़ी दल कंपनी की, ये रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व के अंदर बंगाल पहुँची, वहाँ उनको सपोर्ट करने के लिए, ट्रेड सेंटर को थोड़ा सा संतुलन में लाने के लिए। द आर्मी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज स्ट्रॉन्ग बट दे न्यू इट वुड नॉट बी ईजी टू डिफीट द नवाब्स आर्मी। ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन उनको पता था कि नवाब की आर्मी को हराना आसान नहीं होगा। तो दिस रॉबर्ट क्लाइव रिसॉर्टेड टू ट्रीचरी। और रिसॉर्टेड टू ट्रीचरी का मतलब है उसने पहले उसका सहारा लिया और फिर विश्वासघात करने का कोशिश किया। कैसे? इन ऑर्डर टू डिफीट द नवाब, अ कॉन्स्पिरेसी वॉज प्लान्ड इन विच द नवाब्स कमांडर इन चीफ मीर जाफर एंड सेठ अमीचंद वर कोएक्स टू ज्वाइन। अब नवाब को हराने के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, उसके जो कमांडर चीफ थे, जिसको वज़ीर कहते हैं, उनको मीर जाफ़र को और अमीचंद को अपने अंडर ले लिया। उनका मतलब बोलते हैं ना, उनको फोड़ दिया था वहाँ पर। फोड़ दिया मतलब उनको अपनी तरफ से लड़ने के लिए उनको बोला कि आप रहो सिराजुद्दौला के पक्ष में, लेकिन लड़ना अंग्रेज़ों की तरफ से। तो दे वर सेंड एंड दे वर कोएक्स टू जॉइन देम। A wrong news was shared around that the Nawab was harassing the people. एक गलत फहमी वाली समाचार इर्द गिर्द फैलाए गए कि नवाब लोगों को परेशान कर रहा था। एंड अ वॉर वॉज डिक्लेयर्ड एट द ग्राउंड नियर अ विलेज नेम प्लासी। और एक वहाँ युद्ध का ऐलान हो गया, एक छोटा सा गांव प्लासी था, उसके आजू बाजू के ग्राउंड में। एज पर द प्लान, मीर जाफर लॉस्ट द बैटल एंड सिराजुद्दौला वॉज डिफीटेड इन द वॉर दैट लास्टेड इन ओनली हाफ डे। तो प्लान के अनुसार मीर जाफ़र हार गया और सिराजुद्दौला भी हार गया। ये वॉर खाली आधे दिन चली थी। आफ्टर विच मीर जाफ़र वॉज नेम दी नवाब ऑफ बंगाल। इसके बाद मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया। विद दिस द फाउंडेशन ऑफ द कंपनीज रूल इन इंडिया वॉज लेड विद द बैटल ऑफ प्लासी इन 1857। इसी युद्ध के बाद कंपनी के युद्ध का शासन यहाँ से शुरू हो गया, बैटल ऑफ प्लासी से 1857 के बाद। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स ऑफ कंपनी रूल इन इंडिया। भारत में कंपनी का जो राज्य चला उसमें आर्थिक तरीके से हम पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में इस प्रश्न में हमको लिखना है। आंसर, इन प्रीवियस सेंचुरीज इंडिया हैड एन एनविएबल पोजिशन इन द वर्ल्ड, बिकेम merely a country that produced raw materials for England and a market for British goods produced there। प्रीवियस के जो सेंचुरीज थे, जो दशक थे या जो सेंचुरीज चले, उन सेंचुरीज़ में भारत का एक अजोड़ स्थान था पूरे विश्व भर में, जो आगे चढ़ के एक रॉ मटेरियल बनाने वाली फैक्ट्री बन गई पूरा देश। यहाँ हम रॉ मटेरियल बना रहे थे इंग्लैंड के लिए, और इंग्लैंड के फिनिश प्रोडक्ट्स के लिए ये एक बहुत बड़ा मार्केट था। बंगाल exported cotton cloth, raw silk, jute, muslin from 1708 to 1756. But after the dual power policy, the glitters of the economic prosperity of Bengal faded. बंगाल, जो बांग्लादेश या बंगाल कह रहा था, तो जो आज का बांग्लादेश है, वहाँ से हम कॉटन क्लॉथ, रॉ सिल्क मतलब सिल्क जो होता है, जूट और मसलिन एक्सपोर्ट करते थे। ये 1708 से लेते 1756 तक था। लेकिन डुअल पावर पॉलिसी के बाद उसकी जो शान शौकत थी, चकाचौंध थी, वो एकदम धुंधली हो गई। एज पर द डुअल पावर पॉलिसी, द पावर ऑफ collecting the revenue was with the British, while the responsibility of the people's welfare was with the नवाब। तो ड्यूअल पावर पॉलिसी के हिसाब से क्या था, टैक्स कौन जमा करेगा, ब्रिटिश, लेकिन लोगों की वेलफेयर, लोगों को संभालना, उनका देख रेख करना, ये जवाबदारी नवाब की थी। ड्यू टू दिस द ब्रिटिश गॉट द पावर विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द नवाब गॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट एनी पावर। इससे क्या हो गया कि ब्रिटिशर्स को सारी ताकत मिल गई और पैसे मिल गए, लेकिन उनकी जवाबदारी कुछ नहीं थी। जवाबदारी सारे नवाब्स की आ गई, लेकिन उनके पास पावर भी नहीं था और पैसे तो सारे ब्रिटिशर्स ले रहे थे।
द अनफेयर टैक्स कलेक्शन पॉलिसीज मेड द इंडियन पेजेंट्स अ डेटर। ये टैक्स कलेक्शन पॉलिसीज भी एकदम फेयर नहीं थी, उसके वजह से भारतीय लोग कर्जदार बन के गए। अनफेयर टैक्सेस वर इम्पोज्ड ऑन द इंडियन क्लॉथ इंडस्ट्री। भारतीय कपड़ा मार्केट पर अनफेयर टैक्सेस भी लादे गए थे। दे अडॉप्टेड various deceitful practices to ruin the prosperous Indian industry, because of which it completely collapsed। एकदम अनफेयर पॉलिसीज़ और दयाहीन पॉलिसीज़ इतने भारतीय इंडस्ट्रीज़ पर डाले गए, तो इसके वजह से पूरी भारत की जितनी भी इंडस्ट्रीज सारी कोलैप्स हो गई, तितर बिखर हो गई। द इंडियन आर्टिसंस बिकेम पुअरर एंड अनएम्प्लॉयड। इंडिया के जितने कलाकृत थे, जितने भी कारीगर थे, सारे गरीब हो गए और अनएम्प्लॉयड हो गए। द कंपनी ट्रेडर्स फोर्स द वीवर्स ऑफ बंगाल टू साइन कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर प्रोवाइडिंग डिफाइनाइट क्वालिटी ऑफ क्लॉथ इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। कंपनी के ट्रेडर्स ने क्या किया, बंगाल के जितने भी कारीगर थे उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और उनको डेफिनाइट क्वालिटी के क्लॉथ प्रोवाइड करने के लिए बोलते थे ज़बरन, और उनको दिए गए टाइम में ही ये काम ख़त्म करना था। इफ़ द वीवर्स रिफ्यूज्ड he would be punished being lashed or jailed। अगर उन्होंने इस चीज़ को मना किया, कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, तो या तो उन पर कोड़े मारते थे या फिर उनको जेल में डाल देते थे। बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश, द इंडियन विलेजर्स वर सेल्फ रिलायंट एंड प्रॉस्परस। ब्रिटिशर्स के आने के पहले भारतीय गांव के लोग भी अपने आप में स्वनिर्भर थे और समृद्ध भी थे। बट अंडर द ब्रिटिश रूल दे बिकम डिपेंडेंट एंड पुअरर। लेकिन ब्रिटिश शासन के दरमियान ये लोग एक दूसरे पर निर्भर होते गए और गरीब भी होते गए। During the rule of East India Company, the first railway line between Mumbai and Thane and steamer services between India and England was started and developed of the ports in Mumbai, Madras and Kolkata also took place। इन्हीं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दरमियान ही भारत की पहली रेलवे लाइन मुंबई और थाने के बीच में बनाई गई। इंडिया और इंग्लैंड के बीच में स्टीमर सर्विस भी डेवलप हुए और यहाँ के पोर्ट्स मुंबई, मद्रास जो आज चेन्नई है और कलकत्ता थे, वो भी उनका भी निर्माण हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द सोशल इम्पैक्ट ऑफ कंपनी रूल इन इंडिया। तीसरा प्रश्न है, कंपनी का रूल जो भारत पे चला, कंपनी का शासन जो चला, उस पर सामाजिक क्या बदलाव आए, क्या असर पड़ा। आंसर, ड्यूरिंग द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड थॉट डेवलप्ड अमंग्स द पीपल ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यूज़पेपर्स। समाचार पत्र या न्यूज़पेपर्स आने की वजह से भारत में बोलने की आज़ादी, अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी एक ये पनपने लगी लोगों में। In the Indian society, certain wrong social customs, rites and rituals were prevailing during this time, like sati system, female infanticides, child remarriage, etc। इसी दरमियान भारत के सोसाइटी में, समाज में कुछ अनगिनत लोगों में या बहुत सारे लोगों में कुछ ऐसे कस्टम्स से, ऐसे ट्रेडिशन से जो नहीं होने चाहिए थे, जैसे कि सती सिस्टम, मतलब अगर बूढ़ा या पति मर जाए तो बीवी उसके साथ उसी के चिता में जल के भस्म हो जाएगी। फीमेल बच्चे हैं तो उसको मार डालो, दूध पीती करने की प्रथा अगर आपको याद हो तो, और चाइल्ड मैरिजेस, ये सारी चीज़ें थी। Raja Ram Mohan Roy, Durga Ram Mehta, Behramji Malbari, etc. were the stalwarts whose role was instrumental in getting the laws passed with the help of the Britishers। राजा राम मोहन रॉय, दुर्गा राम मेहता और बैराम जी मलबारी ये एक अग्रणी नेता थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स के मदद से ऐसे नियम कानून बनाए जिससे ये सारी प्रथाएं बंद हो गई। देयर वर डिमांड फॉर एजुकेशन इन इंग्लिश टू which was imparted in India due to Lord Macaulay's endeavor and universities were built in Mumbai, Madras and Kolkata। डिमांड होने लगी कि इंग्लिश में एजुकेशन होना चाहिए, इसीलिए लॉर्ड मैकॉले के आने के बाद में भारत में यूनिवर्सिटीज़ बनी, मुंबई में, मद्रास में और कलकत्ता में। पीपल विद द नॉलेज ऑफ इंग्लिश डेवलप्ड बिकॉज ऑफ द इंग्लिश एजुकेशन। लोगों के पास जो नॉलेज था उसी की वजह से उनकी इंग्लिश भी डेवलप हुई, इंग्लिश एजुकेशन भी उनको मिलने लग गया। एज टाइम पास्ड ऑन डिमांड्स वर मेड फॉर सोशल रिफॉर्म्स एंड गेव मोमेंटम टू द प्रोसेस ऑफ रिफॉर्म्स। जैसे जैसे समय बीतता गया, डिमांड्स आते गए सोशल रिफॉर्म्स में, और वैसे वैसे परिवर्तन और रिफॉर्म्स होते रहे। 3, चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम दोज गिवन बिलो। तो MCQs है, उसमें से आंसर सिलेक्ट करने हैं। हु डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया? वास्को डी गामा। ड्यूरिंग हुज टेन्योर वॉज द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश इन इंडिया? डलहौजी। ये हमने एक आंसर में भी आगे देखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स? 4 ऑप्शन है, उसमें से शायद ये थर्ड वाला है। द कंपनी गॉट द दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द बैटल ऑफ प्लासी, ये रॉन्ग आंसर है। एंड हु बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? वॉरेन हेस्टिंग्स।
एंड विथ whom डिड द ब्रिटिश फाइट द थर्ड मैसूर वॉर? इसका आंसर है टीपू सुल्तान। दोस्तों आशा करता हूँ आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने बेस्ट तरीके से समझाए हैं। फ्रेंड्स, आई एक्सपेक्ट आई हैव गिवन द आंसर्स ऑफ योर क्वेश्चंस ऑफ द टेक्स्ट बुक द बेस्ट वे आई कुड। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ गो थ्रू द क्वेश्चन आंसर्स अगेन। दोस्तों अगर आपको कुछ डाउट्स है तो ये फिर से क्वेश्चन आंसर्स सुनिएगा। बाय एंड हैव अ नाइस डे। दिस इज़ कन्हैया पटेल। जय स्वामीनारायण।